हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमल छाबड़ा। तो इस साल के जो भी आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो आपके क्लरिकल एग्ज़ाम हों, चाहे वो बैंकिंग पीओ एग्ज़ाम्स हों, तो उन्हीं से रिलेटेड आपको आइडिया हो चुका होगा कि कौन कौन से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आज मैं आपके सामने रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, दैट इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ जी गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, तो उन्हीं से रिलेटेड ही हम आज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको पहली बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बेसिक चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम यहां सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, उसमें क्या क्या ट्रिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटिंग में क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले गाइस, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए जो आपकी ट्रिक्स में हेल्प करेंगी। तो बेसिकली क्या होगा गाइस, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी भी सर्कुलर टेबल की बात करें कि किसी भी सर्कुलर टेबल के अराउंड 6 पर्सन्स अवेलेबल हैं, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा गाइस, क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट करने की आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी सर्कुलर टेबल के अराउंड 6 कैंडिडेट्स आर अवेलेबल, चाहे वो सारे के सारे इनवर्ड्स हों, चाहे के सारे आउटवर्ड हों, या इन और आउट दोनों की सिचुएशन हो। अभी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि सभी के सभी पर्सन जो है वो टुवर्ड्स दी सेंटर फेस करके बैठे हैं। तो इन दैट केस गाइस क्या होगा, अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी के कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट पे, तो सबसे पहले आपको बी को अरेंज करना हुआ। तो उसके 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है गाइस, ए। ध्यान दीजिए एक चीज़, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है, तो देखा जाए तो ए तो बी के थर्ड टू द राइट भी है। तो इन दैट केस गाइस बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर किसी भी टेबल के अराउंड इवन नंबर ऑफ पर्सन हो, मतलब अभी मैंने सिर्फ 6 पर्सन्स का केस लिया है, 6 पर्सन्स अवेलेबल हो, तो कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू चाहे थर्ड लेफ्ट पे आता हो चाहे थर्ड राइट पे आता हो, आप डायरेक्टली उसे अपोजिट उसके अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 8 का केस यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, इन दैट केस क्या होगा गाइस, देखिए ध्यान से, ए बी के कहाँ अरेंज्ड है, 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट पे भी है, 1 2 3 फोर्थ राइट पे भी है। तो मतलब कि 8 पर्सन्स के केस में अगर कोई पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, चाहे उसके फोर्थ लेफ्ट पे आ रहा हो चाहे उसके फोर्थ राइट पे अरेंज हो रहा हो, मतलब वो उसके डायरेक्टली अपोजिट होगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एक और बात ध्यान देने वाली है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी भी सर्कुलर टेबल के अराउंड 6 पर्सन्स का केस लें या 8 पर्सन्स का ही केस लेते हैं इस तरह से, और अगर मैं आपको कहूँ कि ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है, हालांकि मुझे नहीं पता कि बी इनवर्ड है या आउटवर्ड है, अगर ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है तो अगर इनवर्ड लेंगे तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पर आएगा, अगर आउटवर्ड लेंगे तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पर आएगा। बट यहाँ से हमारे पास एक डायरेक्ट कंक्लूजन निकलता है कि किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में अगर कोई पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, चाहे उसके थर्ड लेफ्ट हो चाहे वो उसके थर्ड राइट हो, तो हम कह सकते हैं उन दोनों के दोनों पर्सन्स के बीच में 2 सीट्स का गैप आएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि बी इनवर्ड है और ए बी के थर्ड लेफ्ट पे है, तो थर्ड लेफ्ट पे है तो मतलब कि ए यहाँ पर आएगा। इन शॉर्ट उन दोनों के बीच में 2 सीट्स का गैप होगा। चाहे थर्ड राइट भी होता, अगर आउटवर्ड हम इसे लेते हैं, तो थर्ड राइट भी अगर लेंगे तो भी इन दोनों के बीच में 2 ही सीट्स का गैप होगा। इसी तरह सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट के केस में कितने पर्सन का गैप होगा, 1 पर्सन का। फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट के केस में कितने पर्सन का गैप होगा, 3 पर्सन्स का। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, कम टाइम में अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चंस के सेट्स जो कि आपके मॉडरेट से हाई लेवल तक के रहेंगे, जितने भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। बेसिक बिल्कुल नहीं आएगा, जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे मॉडरेट लेवल के होंगे, जिससे आपका क्लरिकल प्री जो है आसानी से अटेम्प्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट जो होगा वो क्लरिकल मेंस, पीओ प्री और पीओ मेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो शुरू करते हैं, चलिए क्वेश्चन से। सो गाइज, हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इन विच वी हैव मैंशनड दैट कि 8 पर्सन्स, आपको उन पर्सन्स के नेम भी अवेलेबल हैं, कौन कौन से हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। मतलब गाइज ये सर्कुलर टेबल का केस है, तो इसमें 8 पर्सन्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उन पर्सन्स को अरेंज करना होगा। अराउंड अ सर्कुलर टेबल 8 पर्सन्स अवेलेबल हैं। तो इसके बाद की इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है गाइस,
3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड, तो 3 पर्सन इसमें से ऐसे हैं जो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। एंड 5 ऑफ देम आर फेसिंग इनवर्ड, और इनमें से 5 पर्सन ऐसे हैं जो वो इनवर्ड फेस कर रहे हैं। तो आपके लिए स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पैराग्राफ में क्लू अवेलेबल है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इनवर्ड हैं, कितने, 5, और 3 पर्सन ऐसे हैं जो आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द ग्रुप, कि इन 8 में से इक्वल नंबर ऑफ मेल्स भी हैं और इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स भी हैं। मतलब कि गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जो भी मेल पर्सन यहाँ पर डिस्कस होने वाला है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लस का साइन, और फॉर फीमेल पर्सन हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर माइनस का साइन। तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, बाकी आप अपनी चॉइस से रिलेटेड कोई भी साइन मेल फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि इनमें से 4 मेल्स हैं गाइस और 4 ही कौन है, फीमेल्स, क्योंकि डाटा अवेलेबल है कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द ग्रुप। तो मूव ऑन करते हैं हमारी पहली इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या गिवन है कि C इज़ फेसिंग द सेंटर। तो C के बारे में हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो कहाँ फेस कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, कि E जो है वो C के थर्ड राइट पे है। तो हमें C पता है कि वो इनवर्ड है, तो उसके थर्ड राइट की बात हो रही है गाइस, 1 2 3, यहाँ पर थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल है, E। और हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ध्यान से देखिए, अगर E C के थर्ड राइट पे अवेलेबल है मतलब E और C के बीच में 2 पर्सन्स का गैप भी अवेलेबल है। तो मतलब कि अभी हमें C का तो कंफर्म था, जो कि गिवन था कि वो फेसिंग द सेंटर है। अगर E C के थर्ड राइट पे है तो E के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि वो इनवर्ड है या आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है। मूव ऑन करते हैं हमारी अगली इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पर क्या गिवन है, F इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, कि F जो है वो E के कहाँ बैठा हुआ है, सॉरी गाइस, E के थर्ड लेफ्ट पे अवेलेबल है। अब सुनिए ध्यान से, हमें E का कंफर्म नहीं है कि वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर F E के थर्ड लेफ्ट पे है तो हम कह सकते हैं कि F और E के बीच में 2 सीट्स का गैप हुआ। अगर E यहाँ पर अवेलेबल है भी सही गाइस, तो 2 सीट्स के गैप में हम यहाँ F अरेंज नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट E और 2 सीट्स के गैप में हमें F को यहीं पर अरेंज करना होगा। और यहाँ से हमें E के फेसिंग का क्लियर हो भी चुका है कि F जो है वो कहाँ बैठा हुआ था, E के थर्ड लेफ्ट पे। तो E अगर ऑलरेडी अरेंज्ड है तो अगर उसे इनवर्ड लेंगे तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पर C अवेलेबल होगा, तो हमें इसे आउटवर्ड लेना होगा, तभी उसके 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे कौन अवेलेबल होगा गाइस, F अवेलेबल होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 3 पर्सन्स सिटिंग बिटवीन F एंड B, कि F और B के बीच में 3 पर्सन्स अवेलेबल हैं। देखिए गाइस, 8 का केस है, तो अगर किन्हीं भी 2 पर्सन के इन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स हों मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, F 1 2 3 1 2 3 के गैप में कौन अवेलेबल हुआ, B। तो ना तो अभी तक हमें F का कंफर्म है ना ही B का कंफर्म है कि कौन इनवर्ड है और कौन आउटवर्ड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज द इमीडिएट नेबर्स ऑफ B आर फीमेल्स, कि B के जो भी 2 नेबर्स हैं वो दोनों के दोनों क्या है गाइस, फीमेल पर्सन है। मतलब कि B का एक नेबर है E, वो भी एक फीमेल है, और जो भी यहाँ पर रहेगा B का नेबर वो भी कौन होगा, एक फीमेल होगा। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा पर्सन अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F, G जो है F के थर्ड राइट पे है। अगेन बात वही आती है गाइस, हमें F का कंफर्म नहीं है कि वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, बट G अगर F के थर्ड राइट पे है तो G और F के बीच में फिर से 2 सीट्स का गैप होना चाहिए। F 2 के गैप में यहाँ E अवेलेबल है, F 2 के गैप में यहाँ G आएगा गाइस। इन शॉर्ट हमें पता चल चुका है कि वह F जो है वो कहाँ फेस करेगा। कैसे कि हमें पता है कि G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F। अगर हम F को आउटवर्ड लेंगे तो थर्ड राइट पे E मिलेगा, तो हमें तो G चाहिए, तो F को हमें इनवर्ड फेस कराना होगा, तभी उसके थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल होगा, G। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज D इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ A, D जो है वो A के थर्ड राइट पे है। अभी देखो गाइस, ना तो हमें D का कंफर्म है कहाँ आ रहा है, ना ही हमें A का कंफर्म है कि वो कहाँ अवेलेबल है। बट ये पॉइंट क्लियर है कि A अगर D या D अगर A के थर्ड राइट पे है तो A और D के बीच में 2 सीट्स का गैप होना चाहिए। 2 सीट्स के गैप के लिए हमारे पास देखिए 3 पर्सन्स के लिए प्लेस अवेलेबल है, तो 2 सीट्स के गैप में सिर्फ यही 2 पोजीशंस आ रही हैं। अगर A यहाँ हुआ तो D यहाँ अवेलेबल होगा, अगर A यहाँ हुआ तो D यहाँ अवेलेबल होगा।
इन शॉर्ट 8 में से ए और डी तो यहाँ आ जाएंगे, बाकी 5 ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, बचेगा कौन? एच। अभी यहाँ हमें कंफर्म नहीं है कि ए ने आना है या डी ने आना है, तो हम इस चीज़ को होल्ड पे रखेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी कि डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, कि डी जो है ए के थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल होगा? डी अवेलेबल होगा। मूव करते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि यहाँ क्या गिवन है? ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ए जो है वो ई का नेबर नहीं है, तो ई का नेबर यहाँ पर कौन नहीं आएगा? ए। अगर ए नहीं है तो कौन अवेलेबल होगा? डी। तो यहाँ पर कौन आया? ए। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी गाइस ये, कि डी जो है वो ए के थर्ड राइट पे है, तो ए हमें यहाँ आउटसाइड द सेंटर लेना होगा, तभी उसी के थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल होगा? डी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा केस था, देखियो गाइस, तो पर्सन्स तो ऑलरेडी हमारे पास अरेंज हो ही चुके हैं। अब मैटर करेगा सिर्फ कौन मेल है, कौन फीमेल है, और कौन इनसाइड द सेंटर है और कौन आउटसाइड द सेंटर है। तो डिस्कस करते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। देखिए, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई आर मेल्स एंड आर फेसिंग द सेंटर, कि ई के जो भी दो नेबर्स हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर? डी और बी, बट दोनों के दोनों क्या हैं? एक मेल पर्सन है, जो कि यहाँ पर डाटा गिवन है, एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, मतलब डी भी इनसाइड द सेंटर है और बी भी हमारे पास इनसाइड द सेंटर ही होगा। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी आर फीमेल्स एंड आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, कि डी के जो भी दो नेबर्स हैं वो क्या है? दोनों के दोनों एज अ फीमेल पर्सन है, और दोनों के दोनों क्या कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग में एक पॉइंट गिवन था गाइस, ध्यान से देखिए, कि 3 पर्सन आउटसाइड द सेंटर थे। कौन कौन से हैं वो? एच, ई एंड ए, ये 3 पर्सन आउटसाइड द सेंटर है, मतलब कि जी जो होगा वो इनसाइड द सेंटर होगा, क्योंकि अगर 3 आउटवर्ड है तो 5 क्या है? इनवर्ड भी हैं। तो अभी के लिए पर्सन्स का पता चल चुका है कौन इनवर्ड है और कौन आउटवर्ड है। रेस्ट इनका रहा केस किस चीज़ का? मेल और फीमेल से रिलेटेड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज अ मेल पर्सन, कि बी के जो थर्ड लेफ्ट पे अवेलेबल है, बी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे ए अवेलेबल है, वो कौन है? एक मेल पर्सन है। एंड लास्ट इन्फॉर्मेशन, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, कि जी का जो भी एक नेबर है वो कोई भी फीमेल पर्सन नहीं है, मतलब जी का एक नेबर बी फीमेल पर्सन नहीं है, वो मेल है। बचा कौन? सी, तो वो भी कौन हुआ? एक मेल, क्योंकि जी का कोई भी नेबर जो है वो एक फीमेल पर्सन नहीं है। तो हमारे पास जो जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन रही वो कौन किसके लिए रही? बस एफ के लिए पेंडिंग। तो यहाँ पर क्लू हमारे पास स्टार्टिंग में ही गिवन था, देयर आर 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स इन द ग्रुप। अब मेल पर्सन की बात करें तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 पर्सन मेल पर्सन है और 4 फीमेल होनी चाहिए। 1 2 3 एंड 4th फीमेल इज एफ। बहुत ही सिंपल सा केस था गाइस। अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आई हो तो इस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन इज 8 पर्सन्स, आपको उनके नेम भी गिवन है, सिटिंग अराउंड अ स्क्वेयर टेबल। तो गाइस इस बार जो है वो सर्कुलर में स्क्वेयर की कंडीशन अवेलेबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्री पॉइंट व्यू, तो ध्यान से समझिएगा। काफ़ी कैंडिडेट समझते हैं कि क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ टफ नहीं होता गाइस, बहुत ही सिंपल लेवल के हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कि स्क्वेयर टेबल के अराउंड जो है वो 8 पर्सन्स अवेलेबल हैं, और 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल एंड अदर्स आर सिटिंग एट द साइड्स ऑफ द टेबल। तो एक स्क्वेयर टेबल में गाइस कुछ पर्सन ऐसे हैं, मतलब कुछ कितने? 4, जो 4 पर्सन जो है कॉर्नर पे अवेलेबल हैं और 4 पर्सन ऐसे हैं जो स्क्वायर टेबल की साइड पे अवेलेबल हैं। तो गाइस बेसिकली आपको मैं क्लू देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम में डाउट हो कि हमारे पास यहाँ कितने केसेस या कितनी पॉसिबिलिटीज़ में आंसर आएगा या कितने पॉसिबिलिटीज़ हमारी अरेंज होंगी, तो सेफ साइड आप अपने एंड से एक्स्ट्रा अरेंजमेंट बना के देख सकते हैं। मतलब कि मैं सेफ साइड के लिए यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ अरेंज कर रहा हूँ कि ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपका देखिए सिटिंग को या पज़ल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम फुल ऑन कंसंट्रेशन होनी चाहिए, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। माइंड कहाँ डिस्ट्रैक्ट होगा आपका? जब भी आप अपनी अगली पॉसिबिलिटी बनाने बैठेंगे, तो पहले ही ऑलरेडी बनी होगी, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो शुरू करते हैं। द पर्सन हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड, तो जो पर्सन टेबल के अराउंड जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सारे के सारे आउटसाइड द सेंटर हैं, और जो पर्सन साइड्स पे अवेलेबल हैं वो चारों के चारों क्या हैं? इनसाइड द सेंटर। तो यहाँ पर आपको इनवर्ड और आउटवर्ड कौन कौन अवेलेबल है उसका आइडिया दिया जा चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वाली पॉसिबिलिटी में भी एरो हेड के थ्रू ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं
कि इनमें से 4 पर्सन जो कॉर्नर पे अवेलेबल हैं वो आउटसाइड हैं और 4 बाकी जो हैं वो इनसाइड द सेंटर अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, यू सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कोई भी पर्सन साइड पे बिठाता हूँ, एक साइड से दूसरी साइड में बैठे पर्सन के बीच में एक का गैप है। अगर एक का गैप है मतलब वो उसके सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट पे हो सकता है। तो मतलब कि अगर कोई पर्सन साइड पे अवेलेबल है तो उसके सेकंड लेफ्ट या सेकंड राइट वाला पर्सन भी तो साइड पे बैठा मिलेगा। इसी तरह कॉर्नर पे बात करें, अगर कोई पर्सन कॉर्नर पे अवेलेबल है तो कॉर्नर पे बैठा पर्सन के सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट पे क्या अवेलेबल होगा, कॉर्नर ही अवेलेबल होगा। तो सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट साइड पे पर्सन है तो दूसरा पर्सन भी साइड होगा। अगर पहला पर्सन कॉर्नर पे है तो दूसरा पर्सन भी कॉर्नर पे होगा। अगर सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट, फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट, ऐसी बात हो। अगर कॉर्नर के अराउंड कोई पर्सन साइड पे अवेलेबल है बट उसके थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट की बात हो, अगर एक पर्सन साइड पे है तो थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट पे दूसरा पर्सन कहाँ अवेलेबल होगा, कॉर्नर पे अवेलेबल होगा। क्योंकि इन शॉर्ट उन दोनों के बीच में कितनी सीट्स का गैप आएगा, 2 सीट्स का गैप आएगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन कॉर्नर पे अवेलेबल है और दूसरा पर्सन उसके थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट पे है, मतलब वो भी अगर कॉर्नर है तो दूसरा पर्सन उसके साइड पे ही अवेलेबल होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में 2 सीट्स का गैप आएगा। छोटी सी बातें हैं, बहुत काम आने वाली हैं कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी गाइस, देख लेते हैं फिर से एक बार। यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब कि हमें इतना क्लियर हो चुका है कि अगर वी यहाँ पर अवेलेबल हुआ तो सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पर कौन आएगा, यू। मतलब अगर यू कॉर्नर है तो वी भी कॉर्नर मिलेगा, अगर वी साइड पे है तो यू भी कहाँ मिलेगा, साइड पे ही अवेलेबल होगा। तो यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। तो आप इससे रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गाइस, बट आगे हम मूव ऑन करते हैं, क्या पता हमें पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ हम क्लू जो है वो साइड पे ही नोट डाउन करेंगे कि वी के सेकंड टू द लेफ्ट कौन अवेलेबल था, यू अवेलेबल था। तो लिखने का तरीका भी मैटर करता है गाइस, ध्यान से देखिएगा। यू वी के सेकंड लेफ्ट पे है तो मैंने एरो हेड से यहाँ मेंशन कर दिया। चलिए अगली इन्फॉर्मेशन, टी सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ वी। दोनों से लिंक बन रहा है गाइस। वी के सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल है, टी। मतलब अगर वी कॉर्नर पे है तो अब टी भी कॉर्नर होगा, अगर वी साइड पे है तो टी भी कहाँ मिलेगा, साइड पे ही मिलेगा। तो अगली इन्फॉर्मेशन है टी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। तो यहाँ से देखिए लिंक बना, अगर टी कॉर्नर नहीं है मतलब टी साइड पे अवेलेबल होगा। अगर टी साइड पे है तो टी तो वी के सेकंड राइट पे है तो वी भी साइड पे अवेलेबल होगा। तो हमें वी को यहाँ अरेंज करना होगा, तभी उसके सेकंड राइट पे कौन आएगा, टी। अगर वी हमारे पास बैठ चुका है तो वी का सेकंड लेफ्ट कौन है, यू। वी इसका सेकंड लेफ्ट यहाँ कौन अवेलेबल हुआ, यू। बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन थी गाइस। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यूज़ कर ली है उसे वैनिश करना मत भूलेगा। हमारा ये केस भी सॉल्व हो चुका है और ये केस भी सॉल्व हो चुका है। अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं कि 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। कि वी और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन का गैप है, 2 पर्सन्स का गैप है। तो ध्यान दीजिए एक बात कि V और W के बीच में अगर 2 का गैप है तो V 2 के गैप में W यहाँ भी आ सकता था, V 2 के गैप में W यहाँ भी आ सकता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर हम फॉर टाइम बीइंग इन सिचुएशन को इग्नोर करके चलेंगे। जितना हो सके कम से कम पॉसिबिलिटीज़ बनाइए गाइस, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, टाइम आपका सेव हो। तो अभी मैंने इस चीज़ को होल्ड पे रखा है कि V और W के बीच में कितनी सीट्स का गैप हुआ, 2 सीट्स का गैप हुआ। मूव ऑन करते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि हमें क्या गिवन है, P सिट सेकंड द राइट ऑफ S। अभी ना तो हमें P का कंफर्म है ना ही S का कंफर्म है, तो इसे भी होल्ड पे रखना होगा कि S के सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल है, P अवेलेबल है, कि P इज सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ S। अगली इन्फॉर्मेशन, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर W और V, कि P या तो V का नेबर होगा या तो W का नेबर होगा। अभी देखिए ध्यान से, हमने एक कंक्लूड की थी चीज़ कि V और W के बीच में 2 का गैप है। V 2 के गैप में W, V 2 के गैप में W, मतलब W या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, और P या तो V का नेबर है या तो W का नेबर है। मतलब कि अगर W यहाँ हो चाहे यहाँ हो तो P को तो यहीं आना होगा, क्योंकि W का नेबर एक तो T होगा, W का नेबर एक तो U होगा। तो W का नेबर यहाँ पर P अवेलेबल होगा और इन दोनों सीट्स पे भी आ सकता है, क्योंकि P या तो V का नेबर होगा या तो वो W का नेबर होगा। तो इस चीज़ को भी हम होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन S एंड Q।
अगर S और Q के बीच में 3 पर्सन है तो यहाँ से भी क्लियर हो चुका है कि S और Q के जो है वो एक दूसरे के कहाँ बैठेंगे, अपोजिट बैठेंगे, क्योंकि 8 के केस में किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में अगर 3 पर्सन्स अवेलेबल हैं गाइस तो मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो इसे भी होल्ड पे रखते हैं अभी के लिए। T एंड P आर इमीडिएट नेबर्स, T और P जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। तो एक बात ध्यान देने वाली है गाइस, अगर T और P एक दूसरे के नेबर हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं P को यहाँ लेता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, अभी फिक्स्ड नहीं है, एजम्पशन लगा रहे हैं, तो V और W के बीच में 2 का गैप था, V 2 के गैप में अब W तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है V 2 के गैप में W हमें यहाँ अरेंज करना होगा। अब अगर हम W को यहाँ अरेंज करते भी हैं बाय चांस, तो P जो है या तो W का नेबर होना चाहिए या तो V का नेबर होना चाहिए, बट वो तो इन दोनों में से किसी का नेबर बनता ही नहीं है। तो P जो है अगर T का नेबर है भी सही तो हम उसे यहाँ नहीं अरेंज कर सकते, तो P के लिए फिक्स्ड पोजीशन रही कि वो V का ही नेबर होगा, बट अभी हमें W का कंफर्म भी नहीं है वो कहाँ पर आएगा। अब ध्यान दीजिए एक और बात कि P से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उठाते हैं कि P जो है वो S के सेकेंड राइट पे है। अगर P S के सेकेंड राइट पे अवेलेबल भी है गाइस, तो अगर P कॉर्नर है तो S भी कॉर्नर होना चाहिए। हम यहाँ S को नहीं ले सकते क्योंकि आउटसाइड द सेंटर है, तो सेकेंड राइट यहाँ पर P होना चाहिए। तो यहाँ तो ये तो यहाँ बैठा हुआ है, तो S हमें यहाँ अरेंज करवाना होगा, तभी उसके सेकेंड राइट पे कौन आएगा गाइस, यहाँ पर P। अगर S अरेंज्ड हो चुका है तो S से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है कि S और Q जो है वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं, या मैं कह सकता हूँ S और Q के बीच में कितनी सीट्स का गैप अवेलेबल है, 3 सीट्स का गैप अवेलेबल है। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन में था कि V और W के बीच में कितनी सीट्स का गैप हो, 2 सीट्स का गैप हो, तो V 2 के गैप में S अवेलेबल है ऑलरेडी, V 2 के गैप में यहाँ पर कौन आएगा, W अवेलेबल होगा। तो बेसिकली ये गाइस जो पॉसिबिलिटी मैंने एक्स्ट्रा आपको अवेलेबल करवाई वो जस्ट एक एजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आप सेफ साइड के लिए लेना चाहते हैं क्वेश्चन को कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मे बी बाद में जाके पॉसिबिलिटी बनती हो, बट आप नहीं बनाना चाहते हैं। कई एक केस में क्या करते हैं, टफ लेवल में भी वो एक ही सिचुएशन के अंडर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा केस अपने साथ ही कंसीडर करके लेके चल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा पॉइंट उठाया था गाइस, जो पर्सन आपका अरेंज होने वाला था, जितना आप स्टेटमेंट को लिंक में लेंगे उतना आपके नंबर ऑफ केसेस इस तरह के कम से कम अरेंज होंगे। तो मतलब कि जैसे कि हमारे पास P अवेलेबल हुआ, P से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन S भी अरेंज हुआ, S से इन्फॉर्मेशन Q भी अरेंज हुआ, जैसे ये सारे पर्सन अरेंज हो गए, हमारा सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर कितने पर्सन अवेलेबल थे गाइस, हमारे पास 8 पर्सन। अभी के लिए हमने इन्फॉर्मेशन में किस किस को अरेंज किया था, V और W के बीच में 2 पर्सन। हमारे पास यहाँ पर 8th पर्सन कौन सा रहा वो चेक कर लेते हैं, दैट इज़ R। बाकी सारे के सारे पर्सन अरेंज्ड हैं, बचेगा कौन, R। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, एक बार अपने एंड से भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, हियर इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द थर्ड वन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से समझिएगा। तो डाटा हमारे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है कि देर आर 8 पर्सन्स, आपको उनके नेम भी अवेलेबल हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सम ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। मतलब कि पहले 2 क्वेश्चन में हमें क्लियरली अवेलेबल था कितने इनवर्ड हैं, कितने आउटवर्ड हैं, कितने कॉर्नर पे बैठे इनवर्ड हैं, कितने कॉर्नर साइड्स पे बैठे आउटवर्ड हैं, या वाइस वर्सा। इस बार हमें इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं गिवन, सिंपली बोला गया है कि कुछ इनवर्ड हैं और कुछ आउटवर्ड हैं। तो मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर कितने अवेलेबल थे, 8 पर्सन अवेलेबल हैं, जिनके भी आपको नेम अवेलेबल या गिवन हो चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहली क्या है, U इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ Y, कि U जो है सेकेंड टू द राइट किसके है, Y के सेकेंड राइट पे है। तो अगर आप देखना चाहें तो Y हमें देखिए अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो इससे रिलेटेड आप अपने 2 केसेस बना सकते हैं। अगर होल्ड पे रखना चाहते हैं तो वो भी चलेगा गाइस। तो U जो है वो कहाँ बैठा था, Y के सेकेंड राइट पे, तो Y का सेकेंड राइट कौन अवेलेबल होगा, U अवेलेबल होगा। तो हम इस इन्फॉर्मेशन को अभी तक के लिए होल्ड पे रखेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे यूज़ करते हुए पॉसिबिलिटीज़ हम या फर्दर केसेस बना सकते हैं। तो अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन U एंड Z। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था 8 पर्सन अगर अवेलेबल हैं किसी भी सर्कुलर या स्क्वायर टेबल के अराउंड, और किन्हीं भी 2 पर्सन के बीच में 3 पर्सन्स हों, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ पर 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन U एंड Z। तो U अगर हम यहाँ लेते हैं तो उसके 3 के गैप में कौन सा पर्सन अवेलेबल होगा, Z अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस,
हमें दोनों में से किसी भी पर्सन का कंफर्म नहीं है कि वो इनवर्ड कौन है और कौन आउटवर्ड है। अगली इन्फॉर्मेशन, x सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ u। x जो है वो u के थर्ड राइट पे है, तो वही बात है ना, तो हमें u का कंफर्म है कि वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो अभी के लिए इस चीज़ को भी हम होल्ड पे रख सकते हैं कि x सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ u, कि u का थर्ड राइट कौन अवेलेबल होगा, x। हम यह कह सकते हैं कि u और x के बीच में 2 सीट्स का गैप भी अवेलेबल है। अगली इन्फॉर्मेशन, s सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x। s जो है वो x के थर्ड लेफ्ट पे है, तो x के थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा यहाँ पर गाइस, s। तो ना तो हमें s का कंफर्म है ना ही हमें x का कंफर्म है कि कौन इनवर्ड है और कौन आउटवर्ड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज इमीडिएट नेबर ऑफ x फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, के x के जो भी दो नेबर्स होंगे वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या होंगे, अपोजिट। मतलब अगर एक इनवर्ड फेस कर रहा होगा, दूसरा कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा। अगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, W सिट सेकंड द राइट ऑफ T। तो W जो है वो T के सेकंड राइट पे है, तो T जहाँ भी अवेलेबल होगा उसके सेकंड राइट पे कौन आएगा, W अवेलेबल होगा। T डज नॉट सिट एडजेसेंट टू U, कि T जो है वो U का नेबर नहीं है, तो मतलब ना तो T यहाँ आएगा ना ही यहाँ T आएगा। तो अगली इन्फॉर्मेशन, V सिट सेकंड द राइट ऑफ W, कि W के सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल हुआ गाइस, V अवेलेबल हो गया। एक और डाटा गिवन हुआ, S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ T एंड बोथ ऑफ देम फेसेस अपोजिट टू द सेंटर। मतलब कि S जो है इमीडिएट राइट ऑफ T भी है, कि T का इमीडिएट राइट कहाँ मेंशन करेंगे गाइस, यहाँ लिख देते हैं कि T का इमीडिएट राइट कौन है, S अवेलेबल है, और दोनों के दोनों फेस जो है अपोजिट टू द सेंटर है, मतलब आउटसाइड फेस कर रहे हैं दोनों के दोनों। लास्ट इन्फॉर्मेशन, V एंड Z फेस द सेम डायरेक्शन। V और Z की जो डायरेक्शन है वो दोनों की क्या है, सेम है। तो गाइज यहाँ पर हमें देखिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा, इससे रिलेटेड आपको यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन दो केसेस जनरेट करने ही पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहली इन्फॉर्मेशन से, जहाँ की हमें गिवन था कि Y का सेकेंड राइट कौन अवेलेबल हुआ, U अवेलेबल है। तो अगर हम Y को यहाँ लेंगे टूवर्ड्स द सेंटर, तो सेकेंड राइट पे U अवेलेबल हुआ। दूसरे केस में हमें y को क्या करना होगा, आउटसाइड द सेंटर लेना होगा। तो इसके लिए हम अलग से अपना केस बना सकते हैं, t यहाँ नहीं आएगा, t यहाँ नहीं आएगा, तो y अगर आउटसाइड द सेंटर है तो उसके सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल हुआ, u अवेलेबल हुआ। आई थिंक आपको ये दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो चुकी होंगी। अगर यहाँ पर u अरेंज्ड हो चुका है या y अरेंज्ड हो चुका है तो इस इन्फॉर्मेशन को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन देखिए गाइस क्या क्या गिवन हो सकती है कि u का थर्ड राइट कौन गिवन है, x गिवन है, और फर्दर देखा जाए x के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, s अवेलेबल है। मैं इन दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशंस को एक साथ पिक करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं u को आउटसाइड द सेंटर लूँ या पहले इनसाइड द सेंटर ले लेते हैं। अगर u इनसाइड द सेंटर हुआ, u का थर्ड राइट कौन हुआ, x, u थर्ड राइट पे कौन आया, x। अगर मैं u को इनसाइड द सेंटर लेता हूँ तो थर्ड राइट पे कौन आया, x, और x के थर्ड लेफ्ट पे कौन अवेलेबल है, s। मतलब कि x और s में 2 सीट्स का गैप हुआ, x 2 के गैप में फर्दर s नहीं आ सकता, x 2 के गैप में यहाँ पर तो ऑलरेडी y है, तो मतलब कि हम u की सिचुएशन या पॉसिबिलिटी इनसाइड द सेंटर नहीं ले सकते। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हम u को इनसाइड द सेंटर लें और u क्या थर्ड राइट है, x, मतलब u और x में 2 का गैप है, और फर्दर x और s में भी कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा, जो कि यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हमें कि इन शॉर्ट क्या है, तो u को क्या करना होगा, आउटसाइड द सेंटर अरेंज करना होगा, और उसके थर्ड राइट पे कौन अवेलेबल हुआ, x। अगर x यहाँ पर अरेंज है तो x के फर्दर थर्ड लेफ्ट पे कौन है, s। मतलब कि अगर हम x को आउटवर्ड लेते हैं तो थर्ड लेफ्ट पे फिर से u अवेलेबल होगा, तो हमें x को इनवर्ड लेना होगा, तो ही उसके थर्ड राइट पे यहाँ पर कौन आएगा, s अवेलेबल होगा। अब यही सिचुएशन हम इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। u का थर्ड राइट x, अगर हम फिर से देखें वही बात है, अगर हम u को यहाँ आउटवर्ड लेते हैं तो थर्ड राइट पे यहाँ पर x आएगा, बट x और s में फिर से 2 का गैप होना चाहिए। x अगर यहाँ पर है तो 2 के गैप में यहाँ s नहीं आ सकता, तो हमें u जो है वो कहाँ फेस करवाना पड़ेगा, इनसाइड द सेंटर। और u का थर्ड राइट कौन अवेलेबल हुआ, x, और x के फर्दर थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, s। x अगर यहाँ पर है तो हमें अगर x को इनवर्ड लिया
तो उसका थर्ड लेफ्ट फिर से u अवेलेबल होगा, बट आना तो s चाहिए। तो इसी तरह हमें x को क्या लेना होगा, आउटसाइड द सेंटर, और उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा यहाँ पर, s। आई थिंक आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो हमने कंबाइनली यूज़ की हैं, जितना भी लिंक बनाया, हमारे पॉसिबिलिटीज़ कम होंगी गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल सी है, धीरे धीरे आपको ये स्टेप उठाने पड़ेंगे ताकि हाई लेवल के क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में भी आ सकें और सॉल्व भी हो सके। पकड़ते हैं x को फिर से। x के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि x के दोनों नेबर्स एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर x का एक नेबर इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड होगा, अगर x का एक नेबर आउटवर्ड है तो दूसरा इनवर्ड होगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, इसे भी वैनिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक और इन्फॉर्मेशन कि यहाँ डाटा हमें गिवन था कि t का इमीडिएट राइट कौन है, s। तो यहाँ पर डाटा फिर से भी हम एक बार इन्फॉर्मेशन एक बार क्लियर कर लें कि s सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ t का इमीडिएट राइट s। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि t और s एक दूसरे के नेबर हुए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो t अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो u का नेबर नहीं है, तो t यहाँ होगा, और t का इमीडिएट राइट s बनाना है तो हमें t आउटवर्ड लेना होगा, तो ही इमीडिएट राइट कौन आएगा, s। यहाँ भी t नहीं आ रहा तो t यहाँ लेना होगा, तो यहाँ हमें t को इनवर्ड लेना होगा, तो इमीडिएट राइट कौन आएगा, s। अब एक और बात भी गिवन थी यहाँ पर कि t और s एक साथ तो हैं, बट दोनों के दोनों कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, जो कि हमें सेकंड लास्ट स्टेटमेंट में गिवन था। तो अगर t आउटवर्ड है तो s भी आउटवर्ड होगा, अगर t इनवर्ड है, पहली बात t और s तो आउटवर्ड है, तो ये तो t इनवर्ड आ रहा है, तो हमें ये केस अपना वैनिश करना होगा। फाइनली हमारा इसी अरेंजमेंट में आंसर आने वाला है। अगली इन्फॉर्मेशन में क्लू देखते हैं गाइज, इसे भी हम यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अगर t ऑलरेडी अरेंज्ड है तो t का सेकंड राइट कौन अवेलेबल हुआ, w। t आउटसाइड द सेंटर है, सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल हुआ, w। ये भी सिंपल सा पॉइंट था, यूज़ हो चुका है। और w का सेकंड राइट कौन है, v। अगर हम w को इनवर्ड लेंगे तो सेकंड राइट पे तो t आया, तो हमें w को आउटसाइड द सेंटर लेना होगा, तो ही सेकंड राइट पे कौन आएगा, v। तो पर्सन इजीली बैठ चुके हैं हमारे गाइस। जितना भी स्टेटमेंट को लिंक में लेके आए हम, उतना हमारा क्वेश्चन इतना इजीली सॉल्व हुआ। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या था कि v और z जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, मतलब अगर z आउटवर्ड है तो v भी कहाँ फेस कर रहा होगा, आउटसाइड द सेंटर। बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे गाइस आज के सेशन में, तो जितना हो सके ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तीनों स्टेटमेंट से रिलेटेड या जो भी हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उससे रिलेटेड अपनी एक फ़ाइल या PDF फाइल शेयर कर भी सकता हूँ। तो जितना जल्दी हो सके ये क्वेश्चन बार बार देखिए, क्वेश्चन को कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे कॉपी कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतना जल्दी ही और उतनी आसानी से आपके कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए गाइस, गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।